ठीक है, समझ में आ गया? सर ओके, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब भी आप इनकम कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले आपको रेसिडेंट स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ेगा। इवन व्हेन एवर यू आर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, in your income tax return there is a one column for which you must have to answer whether resident or a non ordinary resident or a ordinary resident or a non resident। ठीक है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न में भी ये फिलअप करना पड़ेगा कि वेदर इट इज अ रेसिडेंट और अ नॉट रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो इंडिविजुअल के लिए 3 कैटेगरी दी है, रेसिडेंट और अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। अगर 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में है पिछले साल में तो उसे रेसिडेंट मान लेंगे। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हमें सेकंड कंडीशन चेक करनी है। अगर पिछले साल में 60 डेज इन इंडिया एंड पिछले के पिछले 4 साल में 365 डेज इन इंडिया है तो उसे रेसिडेंट मान लेंगे। हालांकि ये 60 डेज प्लस 365 डेज की कंडीशन तब नहीं लगेगी जब भी कोई इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट की वजह से आउटसाइड इंडिया जा रहा है, तब हमें 182 डेज वाली कंडीशन ही लगेगी, दूसरी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। या फिर कोई भी मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ इंडियन शिप, मतलब इंडियन शिप जो भी आउटसाइड इंडिया जा रहा है तो उसके लिए भी 182 डेज वाली कंडीशन ही लगेगी, दूसरी कंडीशन नहीं लगेगी। नेक्स्ट वन इज दी, अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ अ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया कम्स टू एन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, तो उसके लिए सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन लगेगी, दूसरी कंडीशन नहीं लगेगी। हालांकि यहाँ पे कंडीशन वो है कि उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से कम होनी चाहिए, 15 लाख या उससे कम, अदरवाइज उसको दोनों कंडीशन लगेगी। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या है एडिशनल कंडीशन? he must be a resident for a 2 out of last 10 years, मतलब पिछले 10 साल में से 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट के लिए हमें 2 कंडीशन चेक करनी है, 182 डेज या फिर 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर प्लस 60 डेज। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि वह पिछले 7 साल में 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ही उसको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे, अदरवाइज he is not considered as a resident and ordinary resident, but it is considered as a resident and not ordinary resident. So now we will move to the HUF part. So for the purpose of HUF you सर have to see, हाँ सर सर यानी कि जो ऊपर की जो 2 कंडीशन दी है अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो वो सब नॉन रेसिडेंट भी हो जाएगा हाँ, ऑटोमेटिकली। ये जो कंडीशन है ना 182 डेज वाली, ये बेसिक कंडीशन है। ठीक है, ये बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन तो मस्ट फुलफिल होनी ही चाहिए। अगर एक भी अगर एक कंडीशन भी नहीं फुलफिल होती नहीं है होती है तो हमें तो नॉन एडिशनल में रेसिडेंट। देखने की जरूरत नहीं है, ही ओके विल सर। बी कंसिडर्ड एज ए नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ओके सर। अगर ये दोनों में से एक फुलफिल होती है तो आपको हाँ एडिशनल में जाना पड़ेगा। ओके सर। नेक्स्ट वन इज दी एचयूएफ। तो एचयूएफ के लिए आपको क्या चेक करना है? कंट्रोल और मैनेजमेंट। कंट्रोल और मैनेजमेंट मस्ट बी इन इंडिया वेदर इट इज होली और पार्टली। होली का मतलब 100% इन इंडिया और सम ऑफ द पार्ट ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। अगर कुछ भी पार्ट का कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है तो एचयूएफ को रेसिडेंट मान लेंगे। अगर एचयूएफ का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो एचयूएफ को नॉन रेसिडेंट मान लेंगे। ठीक है, अब बात आएगी अनदर 2 कंडीशन की। तो वो 2 कंडीशन किस पे लागू होगी? कर्ता पे। अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता है, कौन सी दोनों कंडीशन? 730 days in last 7 years, कर्ता must be in India, or कर्ता is a resident for 2 years out of 10 previous year, then HUF will be considered as a resident and an ordinary resident. Otherwise HUF will be considered as a resident and a not ordinary resident. समझ में आ गया HUF का? ठीक है, यस सर। ओके। अब नेक्स्ट थिंग है
फर्म, एओपी और बीओआई, ठीक है। अब जो भी है उसमें दो ही कैटेगरी आएगी, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, ठीक है। सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ में तीन कैटेगरी आती है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, ठीक है। इंडिविजुअल और एचयूएफ में ये तीन कैटेगरी आएगी, बाकी सब में दो कैटेगरी, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, ओके। सो फॉर द पर्पज ऑफ फर्म, एओपी का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। So AOP, BOI or firm would be considered as a resident if a control and management wholly or partly in a India. So HUF जैसी कंडीशन ही हो गई, समझ में आया। HUF में भी वही था, अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट का कुछ भी पोर्शन, मान लो 1% भी हिस्सा इंडिया में है तो उसे रेसिडेंट मान लेंगे। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया है तो उसे नॉन रेसिडेंट मान लेंगे, ओके। नेक्स्ट इज फॉर कंपनी। कंपनी का रेसिडेंट स्टेटस कैसे चेक करेंगे, इफ इट इज अ इंडियन कंपनी देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट। सो इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट, समझ में आ गया। जो भी कंपनी इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी मतलब जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, उसे इंडियन कंपनी मान लेंगे। सो इंडियन कंपनी विल बी ऑलवेज रेसिडेंट। और अगर इंडियन कंपनी नहीं है पर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट, समझ में आया। कोई भी कंपनी फॉरेन की कंपनी है, मान लो यूके या यूएसए की, लेकिन उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो उसे भी रेसिडेंट मान लेंगे, भले ही वो इंडियन कंपनी नहीं है। इफ कंपनी इज नॉट एन इंडियन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी भी नहीं है एंड प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी इंडिया में नहीं है तो उसे नॉन रेसिडेंट मान लेंगे, ओके। कंपनी में क्या देखना है, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट। अगर इंडियन कंपनी नहीं है तो आपको क्या देखना है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो उसे रेसिडेंट मान लेंगे, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट, ओके। सर ओके Okay. Now, next is the section number 5, scope of total income. So, scope of total income is resident and ordinary resident. पहले के लिए ROR, this is RNOR and this is NR, ठीक है। तो पहले मैं आपको चार कंडीशन दिखा देता हूँ, चार तरह की इनकम होती है। Resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident and non-resident, ठीक है। तो पहला होता है इनकम रिसीव इन इंडिया। मेरी इनकम जो भी इंडिया में रिसीव हुई तो वह रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में क्या रूल था, ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल। तो ये तो इंडिया में ही रिसीव हुई है तो इट इज टैक्सेबल for resident and ordinary resident. It is also taxable for not ordinary resident and it is also taxable for non-resident. Non-residable. ठीक है। फिर एक और आता है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, डीम टू बी रिसीव इन इंडिया का मतलब क्या होता है, यानी कि सर बोलो बोलो। इंडिया सर ये ओनली फॉर ट्रांजैक्शन हुआ है उसको बोलते हैं। नहीं, डीम टू बी रिसीव इन इंडिया मतलब इनकम टैक्स में ऐसा मान लगे कि ये इंडिया में ही रिसीव हुई है, भले ही इंडिया में रिसीव ना हुई हो, ठीक है। अगर इनकम टैक्स ऐसा बोलता है कि ये इनकम को हम मान लेंगे कि इंडिया में ही रिसीव हुआ है तो उसे ऐसा ही माना जाएगा कि डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। सो जो भी इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया है
इट इज ऑल्सो टैक्सेबल फॉर ऑल थ्री। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज द इनकम अक्रू और अराइज। लेकिन इसको मान लेंगे कैसे, और इसको मानेंगे कैसे, ये किस बेस पे मानते हैं लोग? अरे जो भी पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है वो लोग नोटिफिकेशन निकाल के या इनकम टैक्स में कोई भी सेक्शन डाल के ऐसा बोल देंगे कि ये इनकम को डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, इसे मान ही लेना है, तो यू हैव टू ट्रीट एज डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। ठीक है, वी कैन यानी कि नॉट। उसमें सर कोई बेस की जरूरत नहीं पड़ती है फिर? नहीं, वो लोग लॉ में एक बार लिख दिया मतलब इट इज फुल एंड फाइनल। ठीक है, ओके। accrue or income accrue or arise in India. So income accrue or arise in India. So it is also taxable for all three. समझ वो में तो आया? होता है। अक्रूवल का हाँ, मतलब क्या हुआ? एक्रूअल और एराई सर, यानी कि इस इंडिया में ही है। अक्रूवल का मतलब हमने पढ़ा था ना, रिसीव नहीं हुआ है, मैंने जॉब का पूरा 1 महीना जॉब कर ली लेकिन मेरी सैलरी आई नहीं है, तो मेरी सैलरी अक्रू अच्छा तो हो गई है लेकिन मेरे बैंक तो अकाउंट में नहीं आई है। समझ में आया? अच्छा ओके, मेरी बैंक एफडी रखी हुई है 5 साल की। ठीक है, 1 साल खत्म हो गया, मुझे 5 साल के बाद इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो मेरा 1 साल का इंटरेस्ट तो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। समझ में आया? अगर मैं आज बैंक में से जाके एफडी तोड़वा देता हूँ तो मुझे 1 साल का इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। ठीक है, तो अभी मेरे बैंक अकाउंट में वो इनकम नहीं आई है लेकिन इट इज अक्रूड। ठीक है, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ टैक्सेबल फॉर ऑल थ्री कैटेगरी। And next one is the deemed to be accrue or arise in India. ठीक है, तो भी ये चारों कैटेगरी के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? डीम टू बी अक्रू अराइज मतलब वो भले ही इंडिया में अक्रू नहीं हुई है तो भी उसे मान लेंगे कि वह इंडिया में ही अक्रू हुई है। ठीक है, वही है। तो अब हम वहां पे जाके देखते हैं सेक्शन में, सेक्शन 5। So this is the main provision: income received, deemed to be received, accrue or arise, or deemed to be accrued or arise outside India. So अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो कोई भी इनकम होगी, इंडिया की है या आउटसाइड इंडिया की है, पूरे के पूरी इनकम टैक्सेबल होगी। इन शॉर्ट टैक्सेबल ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। समझ में आया? अगर आर एन ओ आर है मतलब नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो रिसीव, डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रू और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। समझ में आया? यहाँ पे इन इंडिया वर्ड है, वहां पे वेदर इन इंडिया और नॉट इन इंडिया पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। आर ओ आर में, आर एन ओ आर में सिर्फ इंडियन इनकम इज टैक्सेबल एंड अनदर थिंग इज एडेड हियर, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया being derived from a business control in or a profession set up in India। समझ में आया? इनकम आउटसाइड इंडिया में अक्रू हो रही है। ठीक ठीक है, लेकिन वो कहां से अक्रू हो रही है? जो कि इंडिया का बिजनेस है या फिर इंडिया का प्रोफेशन है, वहां से वो इनकम अक्रू हो रही है। ठीक है, इंडिया इनकम कहां पे अक्रू हो रही है? आउटसाइड इंडिया में, लेकिन कौन सी वजह से? इंडिया में जो बिजनेस है उसकी वजह से अक्रू हो रही है, तो उससे भी आर एन ओ आर में टैक्सेबल मान लेंगे। ओके, और नॉन रेसिडेंट में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? जो हमने 4 इनकम डिस्कस की ना, वही उसके अलावा टैक्सेबल होगी। हाँ ठीक है, अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे अगर हम एक और कंडीशन ऐड कर दे, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, आउटसाइड इंडिया है तो यहाँ पे टैक्सेबल होगा, यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा, और यहाँ पे भी टैक्सेबल नहीं होगा। नहीं ठीक है, होगा। समझ में आ गया? यस सर। ओके ना? Now we will go for the setup and carry forward of losses। ठीक है, सो मान लो कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो टैक्सेबल होगा। ठीक है,
लेकिन अगर किसी साल लॉस आया तो उसमें तो टैक्स भरना नहीं है, लेकिन वो लॉस का क्या होगा, तो सच लॉस विल बी अलाउड टू बी सेट अप अगेंस्ट अदर बिजनेस इनकम और इट विल बी अलाउड फॉर अ कैरी फॉरवर्ड फॉर टू सेट अप इन द नेक्स्ट ईयर। समझ में आया? जो भी लॉस आपका होता है उसकी सेटअप आपको अलाउ होगी। वो कहाँ पे दिया गया है, सेक्शन 70 और 71 में। So, section 70 inter-source setup under the same head of income। So यहाँ पे कंडीशन क्या है, बिजनेस दो तरह के होते हैं, एक पेक्यूलेशन बिजनेस और नॉन पेक्यूलेशन बिजनेस। अगर वो पेक्यूलेशन बिजनेस है तो उसका लॉस सिर्फ पेक्यूलेशन बिजनेस के सामने ही सेटअप मिलेगा। समझ में आ गया? लॉस फ्रॉम अ पेक्यूलेशन बिजनेस कैन बी सेटअप ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम अ ऑन अदर पेक्यूलेशन बिजनेस। ठीक है? अगर मेरा कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है और मेरा वो डेरिवेटिव कॉल पुट का भी ट्रेडिंग चल रहा है, तो विच इज माय पेक्यूलेशन बिजनेस, कॉल पुट वाला और शेयर बाजार वाला। ठीक है? और ये मेरा बिजनेस है ट्रेडिंग वाला, वो नॉर्मल बिजनेस है। तो अगर मेरा वो शेयर बाजार, सर स्पेक्युलेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? स्पेक्युलेशन की डेफिनेशन बहुत बड़ी दी गई है इनकम टैक्स में, अगर टाइम मिला तो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। ठीक है? अप्रोक्सीमेट सर बता दो ना थोड़ी। अप्रोक्सीमेट आपको वही समझना है। जस्ट मिनट में आपको यहाँ से ही बता देता हूँ। जस्ट यानी कि वो किस टाइप का बिजनेस होता है सर? हाँ, उसकी कैटेगरी में आपको दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन दिख रही है आपको, मीनिंग ऑफ स्पेक्यूलेशन ट्रांजैक्शन? यस ठीक सर। है? यहाँ पे देखो एग्जांपल, इन केस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आज ही मैंने शेयर्स लिए और आज ही बेच दिए। ओके। समझ में आया? तो उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। देयर इज नो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ अ शेयर्स। ठीक है? अगर आप आज शेयर ले रहे हो और एक महीने के बाद बेच रहे हो तो आपके पास शेयर्स की डिलीवरी आ जाएगी, तो उसको स्पेक्यूलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और देयर इज नो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ अ शेयर, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्पेक्यूलेटिव। ठीक है? ओके सर। समझ में आया? यस सर। क्योंकि इसकी जो पूरे की पूरी डेफिनेशन है, आप देख रहे हो, इतनी बड़ी डेफिनेशन है। यानी कि सर मोर देन 1 डेज होता है तो वो स्पेकुलेशन नहीं होता है? अगर शेयर्स की डिलीवरी आपके डीमेट अकाउंट में आनी चाहिए। ठीक है? ओके। अगर आप शेयर्स की डिलीवरी बिना ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो उसे स्पेकुलेशन मान लेंगे इनकम टैक्स में। ठीक है? ओके। सो कंडीशन क्या है कि लॉस फ्रॉम अ स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट अप ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस। ठीक है? अगर मेरा कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है तो उसके प्रॉफिट के सामने मैं स्पेकुलेशन लॉस सेटअप नहीं कर सकूंगा। ठीक है? ओके। नेक्स्ट वन इज द लॉस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बिजनेस। सो सेक्शन 35 AD में गवर्नमेंट ने कुछ बिजनेस स्पेसिफाई कर दिए हैं, तो वह लॉस फ्रॉम सच स्पेसिफाइड बिजनेस विल बी सेट अप ओनली अगेंस्ट सच स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली। समझ में आ गया कि जो भी बिजनेस स्पेसिफाइड किए थे अंडर सेक्शन 35 AD, तो उसका लॉस भी नॉर्मल बिजनेस लॉस के सामने सेट अप नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट वन इज द long term capital loss can be set up only against long term capital gain। ओके? ये हमने पढ़ा था कैपिटल गेन के टाइम पे। ठीक है? हाँ। सेम फॉर एग्जांपल, अगर मैं शेयर्स 1 साल के बाद बेचता हूँ, 12 महीने के बाद लिस्टेड शेयर, तो उससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान लेंगे और जो भी गेन होगा उसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
अगर वहां पे लॉस हुआ तो लॉन्ग टर्म लॉस विल बी सेट अप ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ओके. Can. Done. Next is loss from activity of owning and maintaining the race horses can be set up only against income from activity of owning and maintaining the race horses. समझ में आया? जो भी रेस हॉर्सिंग की मेंटेनिंग की एक्टिविटी है, उसका जो भी बिजनेस है, उसका जो भी लॉस होता है, वो सेम एक्टिविटी में से ही सेटअप होगा. ठीक है, आप किसी और इनकम में से सेटअप नहीं कर पाओगे. अंडरस्टैंड? तो ए हो गया हमारा सेक्शन 70. अब ए 71. तो लॉस फ्रॉम अ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट द सैलरी इनकम. सर एक मिनट, 70 नंबर जो है, इट मींस के सर जो बिजनेस से रिलेटेड उसका बिजनेस होता है उसी में ही सेटअप होता है, ऐसा नहीं, हुआ ना? एक बार मुझे 71 बता देने दो, फिर आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. ओके सर. 71 में बोलता है कि जो भी आपकी पीजीबीपी की इनकम है, पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट और गेन फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन. ठीक है, हमारा तीसरा नंबर का हेड था. ठीक है, उसका जो भी लॉस है वो आप सैलरी की इनकम के सामने सेटअप नहीं कर पाओगे. ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ? हाउस प्रॉपर्टी के सामने सेटअप कर पाओगे. ठीक है, अदर सोर्सेज के सामने सेटअप कर पाओगे. अंडरस्टैंड? फिर आ गया लॉस फ्रॉम द कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड. मतलब कैपिटल गेन का कोई भी लॉस होगा वो किसी और हेड के सामने सेटअप नहीं होगा. अंडरस्टैंड? बिजनेस इनकम विल बी सेट अप अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज. समझ में आया? अगर आपकी रेंट इनकम है 5 लाख की और आपका 1 लाख का बिजनेस लॉस है, तो आपका 5 लाख की रेंट इनकम में से 1 लाख माइनस हो जाएगी. नेट इनकम विल बी 4 लाख. समझ में आया? लेकिन अगर आपका कैपिटल लॉस है 1 लाख का, तो वह 5 लाख की रेंट इनकम में से लेस नहीं होगा. ओके, बिकॉज कैपिटल लॉस विल नॉट बी सेट अप अगेंस्ट एनी अदर हेड. इट विल बी सेट अप ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. कैपिटल. Next one is the speculation loss. Loss from a specified business or a loss from a owning and maintaining the resources cannot set up against another head. तो हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये पढ़ा था loss from speculation, specified business under section. specified and maintaining resources will not set up against any other head. वो सिर्फ वही इनकम के सामने सेटअप होगा, बाकी कोई इनकम के सामने सेटअप नहीं होगा. ओके. And now the most important is the, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो वह दूसरी इनकम के सामने सेटअप हो सकता है, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली 2 लाख. ठीक है. सेम फॉर एग्जांपल, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी 5 हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपकी 4 हाउस प्रॉपर्टी का टोटल रेंट आ रहा है 20 लाख रुपीज. ठीक है, और 5वीं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ रहा है आपको 2 लाख रुपए. तो हमारी नेट इनकम कितनी हो जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की? 18 लाख. राइट. ठीक है, लेकिन अगर अब मान लो मेरी 4 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 10 लाख रुपए और मेरी 4 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है सिर्फ 2 लाख रुपए. ठीक है, और मेरी 5th जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें मेरा लॉस हो रहा है 5 लाख रुपए का, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. हमने पढ़ा था अगर हम जो भी होम लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट हमें डिडक्शन मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? -3 हो गया. -3 हो गया ना. तो यहाँ पे 2 में से 2 तो माइनस हो जाएंगे, बिकॉज इट इज सेट अप ओनली अगेंस्ट सेम हेड. ठीक है, तो बाकी के 3 लाख की जो लॉस हुआ, 3 लाख का जो लॉस हुआ, उसमें से मैं सिर्फ 2 लाख ही दूसरे हेड के सामने सेटअप कर पाऊंगा. समझ में आया? और बाकी का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. ओके. ओके सर. ओके. तो एक और एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ.
मान लो कि मेरी हाउस प्रॉपर्टी है, उसका रेंट इनकम है 50,000 रुपीज, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है 2,50,000। तो मेरा लॉस कितना हो गया यहाँ पे? 2 लाख का। 50,000 का रेंट मिल रहा है, ठीक है, हाँ, और मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है 2,50,000, तो मेरा लॉस कितना हो गया? 2 लाख 2 का। लाख का हो गया। जी समझ में आया? तो मेरा जी जो सर। भी 2 लाख का लॉस हुआ वो मेरे बिजनेस इनकम या फिर सैलरी इनकम या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सामने में ये 2 लाख 2 को लाख सेट रुपए ऑफ तक। कर पाओगे, अच्छा। ठीक है। लेकिन अगर मान लो इधर कि हाँ बोलो, हाँ, अगर इधर 3 लाख होता तो सर वो उससे भी 2 ही हो हाँ सकता। 3 लाख होता तो सिर्फ 2 लाख ही सेटअप होता। ओके, ओके सर। मान लो यहाँ पे सिर्फ मेरा 10,000 ही रेंट है, तो मेरा लॉस कितना हो गया? 2,40,000। 2,40,000। तो यहाँ पे सिर्फ 40,000। 2 लाख ही सेटअप हो गए, ओके सर। और बाकी का जो लॉस होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, और कैरी नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड मुझे जाएगा। सेटअप मिल जाएगा। ये सर कहाँ तक मिल सकता है, यानी कि मानो कि ज्यादा लॉस है, हम वो इनकम भी आएगा, सेटअप। वो भी आएगा, नेक्स्ट 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 सेक्शन में वो भी आएगा, ठीक है। ओके सर। ओके। तो लॉस विच कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, कौन कौन से लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते? तो लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, बेटिंग और कार्ड गेम्स। जो गैम्बलिंग की इनकम होती है वहां उस पर 30% प्लस सरचार्ज प्लस शेयर हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेशन लगता है, ठीक है। तो अगर ओके सर। गैम्बलिंग में लॉस होता है तो वह लॉस हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज दी लॉस फ्रॉम अ एग्जम्प्ट सोर्स। एग्जम्प्ट इनकम का मतलब क्या होता है? जो इनकम टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल नहीं है। तो अगर इनकम टैक्सेबल नहीं है तो लॉस भी नहीं मिलेगा ना, समझ में आ गया? तो लॉस फ्रॉम अ एग्जम्प्ट सोर्स विल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। नाउ वी विल डिस्कस हाउ मच टाइम इट विल बी कैरी फॉरवर्ड। तो पहला है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है पता है? अन अन अनएब्सॉर्ब्ड, मेरा 10 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, बिफोर डेप्रिसिएशन, और उसमें 12 लाख का डेप्रिसिएशन फिर एंट्री की, तो मेरा लॉस कितना हो गया? 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। 2 लाख का। पर ये 2 लाख का लॉस किसकी वजह से हुआ? डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ ना। अच्छा, हाँ हाँ, ओके सर। तो उससे बोले ओके कि सर। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, समझ में आया? तो अगर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो वह सैलरी के अलावा कोई भी हेड के सामने सेटअप होगा, ठीक है, और वह इनडेफिनेट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, उसकी कोई जब भी तक टाइम खत्म नहीं लिमिट होता तब तक। नहीं है। जब तक खत्म नहीं होता तब तक। हाँ, जब तक सेटअप पूरा नहीं होता तब तक, लेकिन वह ओके। सैलरी के सामने सेटअप नहीं होगा। सैलरी के छोड़ के सब में होगा। हाँ, सब इनकम के। नेक्स्ट वन इज दी अनएब्सॉर्ब्ड लॉस ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। तो हमने वहां पे कंसीडर किया था सिर्फ 2 लाख का लॉस आपको अदर्स इनकम के सामने मिलेगा, बाकी का कैरी फॉरवर्ड हाँ। होगा। तो वो कैरी ओके। फॉरवर्ड कौन सी इनकम के सामने सेटअप होगा? सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस समझ प्रॉपर्टी। में आया? इस साल आप कोई भी इनकम के सामने सेटअप कर दो करंट ईयर में, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपको सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के सामने ही सेटअप मिलेगा, ठीक है। ओके। और वह कितने साल तक मिलेगा? ये 8 8 साल। साल तक। अगर 8 साल में सेटअप नहीं हुआ तो वो लॉस गया आपका, ठीक है। हम्म, हम्म, समझ में आया? सही बात है। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में इनडेफिनेट पीरियड था, हाउस प्रॉपर्टी में 8 साल। साल का। नेक्स्ट वन इज दी बिजनेस लॉस। ये पूरा उल्टा हो गया है, आपको स्क्रीन उल्टी दिख रही है? नहीं नहीं, सही है सर। तो मेरे लैपटॉप में पूरी स्क्रीन उल्टी दिख रही है मुझे, इसलिए। इसका कुछ शॉर्टकट होता है? शॉर्टकट नहीं, आपसे सर की दब गई है, वो डाउन एरो वाला दबाओ का कोई। रोटेट वाला हो गया है, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, रोटेल वाला हो गया होगा सर।
ठीक है, मैं देख लेता हूँ, एक जस्ट मिनट। विद इन 5 मिनट वी आर स्टार्टिंग, बिकॉज मेरे लैपटॉप में पूरा ही उल्टा दिख रहा है, इवन विंडोज भी पूरी उल्टी दिख रही है। हाँ सर, वो हो जाता है, कोई स्विच दब गई है उससे हुआ है सर ये। नहीं, वो अपने आप ही बंद हो गया है, कोई की ऐसी प्रेस नहीं की है मैंने। जस्ट अ मिनट, प्लीज वेट। हाँ सर, कोई बात नहीं। सर एक काम कीजिए सर, हाँ, नीचे जो जो स्टार्ट का बटन वाला जो लाइन है ना, उसके ब्लैंक में आप राइट क्लिक कीजिए। वहां पे एक शो द डेस्कटॉप वाला एक ऑप्शन है। जो स्टार्ट का विंडो है वहां पे। स्टार्ट के बाजू में जो ब्लैंक होता है ना, जहाँ पे आइकॉन होते हैं वहां पे ब्लैंक भी होता है बीच में, वहां पे ब्लैंक में राइट क्लिक। हाँ, उसमें जस्ट अ आता होगा मिनट वेट, शायद। जस्ट अ मिनट वेट। हाँ सर। આ જોઈ ને બધા આઇકન ઉધર દેખાય। जब तो वो प्रेस करो ना तो हो जाता है, इससे रोटेट करो, इससे का शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट अपने आप हो गया। हाँ, कोई प्रेस हो गया होगा। हो गया हो गया। सॉरी गाइस, लेट अस स्टार्ट। तो हम कहा थे, बिजनेस का जो भी लॉस है, ठीक है, आपके बिजनेस का जो भी लॉस है वो आपको सिर्फ बिजनेस इनकम के सामने ही सेटअप मिलेगा नेक्स्ट ईयर से, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड हो जाने के बाद अगर इस साल का लॉस है तो आप हाउस प्रॉपर्टी या फिर अदर इनकम के सामने सेटअप कर पाओगे, लेकिन सैलरी के सामने नहीं होगा। लेकिन कैरी फॉरवर्ड हो जाने के बाद सिर्फ बिजनेस इनकम के सामने ही सेटअप होगा, अंडरस्टैंड, वो भी सिर्फ 8 साल तक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द लॉस फ्रॉम अ स्पेक्युलेशन बिजनेस, so it will be carry forward for a 4 years and it will be set up only against the speculation business। तो वहां पे तो स्पेकुलेशन बिजनेस में तो पहले से कंडीशन थी कि उसका लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम के सामने ही सेटअप होगा, अंडरस्टैंड। यस। नेक्स्ट इज द लॉस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, so it will be set up for profit from any specified business under section 35 AD and it will be carry forward for an indefinite period, ठीक है। so on absorbed depreciation and a specified business loss will be carry forward for an indefinite period, understand। long term capital loss, so long term capital loss will be set up only against long term capital gain whether it is in a current year or for a future year, ठीक है। ये फंडामेंटल रूल है, लॉन्ग टर्म का जो भी लॉस होगा वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के सामने ही सेटअप होगा और वह 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस विल बी सेट अप
ओनली अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो दोनों में अंतर क्या हुआ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के सामने सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के सामने सेट ऑफ नहीं होगा, नहीं हो सकता। ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड की लिमिट कितनी है, 8 साल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, इट विल बी सेट अप ओनली अगेंस्ट द सेम हेड एंड इट विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 years, ठीक है। अब इसका ऑर्डर ऑफ सेटअप कैसा होगा, तो अगर आपके पास सारे लॉस है, मान लो ऑन एब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, एक मिनट, अगर आपके पास लॉस है ऑन एब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का लॉस है, ठीक है, फिर आपके पास है बिजनेस लॉस, फिर आपके पास है कैपिटल लॉस, हाउस प्रॉपर्टी लॉस, ठीक है। सो आप इसको सेटअप कौन से प्रपोर्शन में करोगे, मतलब पहला कौन सा सेटअप करोगे, दूसरा कौन सा सेटअप करोगे। फिर आपका आएगा करंट ईयर डेप्रिसिएशन, कौन से प्रपोर्शन में सेटअप होगा। यानी कि सर कौन सी बात कर रहे हो, फिर से बोलो ना एक बार। चलो ये दोनों को हटा दो, मेरा ऑन एब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का लॉस है 1 लाख रुपए का, बिजनेस लॉस है 3 लाख रुपए का, एंड करंट ईयर डेप्रिसिएशन है 50,000 का, ठीक है। ये मेरा पिछले साल का बिजनेस लॉस 3 लाख का, डेप्रिसिएशन पिछले साल का लॉस है 1 लाख का, और करंट ईयर का मेरा डेप्रिसिएशन है 50,000 रुपए का। तो इसको मैं सेटअप कैसे करूंगा, पहला कौन सा सेटअप करूंगा, दूसरा कौन सा सेटअप करूंगा, और तीसरा कौन सा सेटअप करूंगा। पहला वाला अन अन क्या लिखा है वो ऑन उसमें सेटअप एब्सॉर्ब होगा सर डेप्रिसिएशन सबसे पहले। नहीं, हाँ इसका ऑर्डर ऑफ सेटअप है, सबसे पहले होगा करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ठीक है। करंट ईयर का जो भी डेप्रिसिएशन है वो पहले सेटअप होगा करंट ईयर का, ठीक है। उसके बाद आएगा बिजनेस लॉस, ठीक है, और उसके बाद आएगा ऑन एब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये बिजनेस लॉस पहले क्यों लिया इससे पहले, बिकॉज इट विल बी सेटअप फॉर ओनली 8 years, और 8 years इनडेफिनेट पीरियड तक चलता रहेगा, समझ में आया। अगर मैंने ये 8 साल में सेटअप नहीं किया तो मेरा लॉस हो जाएगा, अंडरस्टैंड। सो ऑर्डर ऑफ सेटअप विल बी द ऑर्डर ऑफ सेटअप विल बी, पहला आएगा करंट ईयर डेप्रिसिएशन, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उसके बाद आएगा ऑन एब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, समझ में आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, अगर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न विथ इन ड्यू डेट फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न विथ इन ड्यू डेट फाइल नहीं किया, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा लॉस चला जाएगा, आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंड। लेकिन एक लॉस आपको मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी का एंड 2 लाख ऑन तक एब्सॉर्ब का। डेप्रिसिएशन का, ठीक है। even though you have not filed your income tax return within time limit, you can still carry forward the loss from house property and unabsorbed depreciation, understand। बाकी के कोई भी लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसमें किसी को डाउट है, पहला हमने पढ़ा रेसिडेंटल स्टेटस और दूसरा पढ़ा सेटअप ऑफ लॉसेस, यहाँ तक किसी को डाउट है। नहीं सर। सो अगर ये जो पूरी की पूरी मॉड्यूल है ना, ये सीए इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है ना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिख के आता है एशिया चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो मतलब इंटरमीडिएट सीए वाले पढ़ रहे हैं ना, वो उसी बुक में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सर। अच्छा सर। इसका मैं एक आपको सम करा देता हूँ, ठीक है।
जी Mr. E furnished his detail for assessment year 21-22. Income from salary 1,50,000. Income from speculation business 60,000. Loss from non-speculation business 40,000. Short-term capital gain 80,000. Long-term capital loss 30,000. And winning from lotteries gross 20,000. तो इसका कोई सॉल्यूशन लाके देगा मुझे? सैलरी इनकम जो है सर, दो ही सेक्शन थी, 70 एंड 71, वो जो हमने पढ़ी ना, उसमें से आंसर देना है आपको। सर एक तो जो लॉस है फ्रॉम नॉन स्पेकुलर बिजनेस 40,000, वो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं आएगा, वो सैलरी के सामने सेटअप होगा सर। नहीं, क्यों गलत बोले? सैलरी के सामने बिजनेस इनकम कभी भी सेटअप नहीं होगा। नहीं सैलरी उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस में होगा। 60,000 हमने क्या पढ़ा था? लॉस फ्रॉम अ स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट अप ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम अ स्पेकुलेशन बिजनेस। 60 के सामने 40 हो जाएगा, 60 के सामने 40 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे उल्टा है, स्पेकुलेशन की इनकम है और लॉस नॉन स्पेकुलेशन का है। ठीक है, अगर स्पेकुलेशन का लॉस होता तो सेटअप नहीं होता। ठीक है, तो पहला क्या हुआ? सैलरी के सामने तो कोई भी सेटअप नहीं होगा। ठीक है, दिस इज माय इनकम। यहाँ पे इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 60,000 लेस लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन 40,000, तो आंसर हुआ 20,000। फिर क्या है मेरा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 30,000 का क्या होगा? वो सेटअप हो जाएगा उसके सामने। कहाँ पे सेटअप होगा? लॉन्ग नहीं सर, टर्म वो नहीं लॉस होगा विल बी सेट अप ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म इनकम। हाँ, वो तो लॉन्ग टर्म में ही होगा। हाँ, तो वो सेटअप नहीं होगा। एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी 20,000, तो मेरी इनकम हो गई 2,70,000। यहाँ पे नोट देखो, लॉन्ग टर्म लॉस कैन बी सेट अप ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन। Therefore, long term loss 30,000 to be carry forward to the next assessment. Right? एक और एग्जांपल करा दूं? हाँ सर, करा दो। ठीक है, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्सेस 75,000, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 85,000, ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल बिजनेस लॉस 50,000, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग 96,000। तो इसमें क्या आएगा? पहले हमारी इनकम क्या है? ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस कितनी है? 75,000। सामने लॉस कितना है? 96,000। लॉस कितना बाकी बचा? 21,000। सो वो 21 किसी के भी सामने सेटअप नहीं होगा। हमने पढ़ा था ना, ये सिर्फ इनकम के सामने सेटअप होगा। नेक्स्ट वन इज द इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, कितना है? 85,000। उसका लॉस कितना है? ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल का 50,000। 35,000 पूरा का पूरा सेटअप हो जाएगा। समझ में आया जी? और यहाँ पे ये जरूरी नहीं है, अगर मेरी इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस है और मेरा लॉस है किसी और बिजनेस का अदर देन स्पेकुलेशन, समझ में आया? मान लो मेरा स्टेशनरी का बिजनेस भी है, तो लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस है एंड इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस है, तो भी वो दोनों आमने सामने सेटअप हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? अच्छा, कंडीशन वो है, के अलावा हो जाएगा सब में। हाँ, स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए और स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। ओके, यस ओके सर। अब एक चीज जो बाकी रही थी वो थी, आपने बोला था इनकम टीडीएस का जो भी रिटर्न होता है वो हम ऑनलाइन फाइल कैसे करते हैं, वो तो हमने देख लिया था, राइट ना? जी। इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके बताया था ना मैंने आपको। जी जी सर। लेकिन उसको बनाते कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर आई हैव डाउनलोडेड फ्रॉम द क्लियर टैक्स वेबसाइट। ठीक है, उसमें मैंने एक हाइपोथेटिकल क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डाली है। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, सिर्फ मैंने ऐसे ही डाल दी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे है टीडीएस रिटर्न। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मुझे फाइनेंशियल ईयर 1920 का Q4 का रिटर्न फाइल करना है तो मुझे यहाँ पे जाना होगा वर्क ऑन दिस क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पे मुझे सारे के सारे अपने डिडक्टी ऐड करने होंगे। डिडक्टी का मतलब क्या हुआ, मैं जिसका जो टीडीएस काटने वाले हैं काटता वो। हूँ, हाँ, मैं जिसका टीडीएस काटता हूँ उसके सारे के सारे नाम और पान नंबर मुझे ऐड करने होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक नाम और पान नंबर ऐड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने वो भी सीखा था ना कि हम ऑनलाइन टैक्स का पेमेंट कैसे कर सकते हैं, वो बताया था ना मैंने। हाँ सर। जी 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 हाँ सर। वो भी हमने टैक्स का पेमेंट किया तो उसमें क्या आएगा, चलन में चलन नंबर आएगा, ठीक है। ये अपना चलन नंबर, कौन सी डेट को मैंने पेमेंट किया वो आएगा, मैंने जो यस बैंक सर। से पेमेंट किया होगा उसका बीएसआर कोड आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा मेरी टैक्स की अमाउंट, अगर मैंने कोई इंटरेस्ट का पेमेंट किया है तो वह इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो वो चलन की डिटेल मुझे यहाँ पे एंटर करनी होगी, ठीक है। जैसे ही मेरा डिडक्टी और चलन की डिटेल मैंने एंटर कर दी उसके बाद मुझे यहाँ पे जाना है डिडक्शन में, ठीक है। यहाँ पे डिडक्शन में जाके मुझे सिर्फ यहाँ पे मुझे वो डिडक्टी का नाम सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ही नाम डाला है तो एक ही नाम आएगा, अगर 10 नाम हो गए तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाता है, आपको एक नाम सिलेक्ट कर देना है जिसका टीडीएस काटा है वहां पे। यहाँ पे आपको चलन सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर मान लो आपने 3 चलन पे किए हैं तो ये पहली रो के सामने आपने कौन सा चलन पे किया है वो चलन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी आएगी सेक्शन, हमने जो पढ़ा था टीडीएस के टाइम पे अलग अलग सेक्शन 192, 194A, 194C, 194H। तो यहाँ पे कौन सी सेक्शन में मैंने टीडीएस काटा है वो लिखना है। यहाँ पे डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल लिखना है, समझ में है कौन सी डेट का बिल है वो। यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ बिल, यहाँ पे डेट ऑफ डिडक्शन, ये दोनों डेट सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये डेट ऑफ डिडक्शन अगर एक दिन भी पीछे की आप ले रहे हो, मतलब यहाँ पे आपने लिखा 28/2/2020 और यहाँ पे लिखा आपने 31/3/2020, तो आपको एक मंथ का 1.5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, समझ में आया। ठीक। because it is a statutory requirement that you have to deduct the TDS on the date of bill, जिस भी दिन पे बिल आया उसी दिन पे आपको टीडीएस काट देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी टीडीएस की अमाउंट आ जाएगी, अंडरस्टैंड। सो ये पूरी की पूरी डिटेल आपकी आ गई टीडीएस रिटर्न की। ओके सर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके कॉस्ट डिडक्शन को सेव कर देना है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो जनरेट एफयू, जनरेट एफयू पे जाके आपको एफयू फाइल क्रिएट करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे ये दिख रहा है डाउनलोड CSV एंड जनरेट एफयू, जो भी आपकी एफयू फाइल बनेगी उसको आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करनी होगी, ऐसा ही आपका टीडीएस का रिटर्न फाइल हो जाएगा, अंडरस्टैंड। लेकिन ये मैंने आपको बताया क्लियर टीडीएस वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओके। क्लियर टीडीएस वाला सॉफ्टवेयर मैंने बताया, लेकिन हर एक सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री की सिस्टम अलग अलग होती है, ठीक है। डिटेल सेम जाएगी लेकिन उसका जो भी ग्राफिक्स होगा या फिर जो भी टेबल्स होंगे वो अलग अलग होंगे, अंडरस्टैंड। सर एक क्लियर टेक्स्ट जो है टीडीएस है वो यानी कि क्लियर टेक्स्ट वाला एक साइड है ना, क्या ये क्लियर टीडीएस वाला जो सॉफ्टवेयर है यानी कि ये गवर्नमेंट का जो टीडीएस गवर्नमेंट का नहीं है, क्लियर, सॉरी ये प्राइवेट वाला ही है ना सर। ये प्राइवेट वाला ही है, ओके। ठीक है। तो ये देखो तो आप हम देख रहे हो कौन सा इसमें यूज कर, क्या, सर हम कौन सा यूज कर सकते हैं वो बताओ सर। पर आपको टीडीएस का रिटर्न फाइल करने का होता है, वही तो बोल रहा हूँ सर, कौन सा यूज कर सकते हैं हमारे नहीं नॉलेज के लिए भी। नॉलेज के लिए आप ये क्लियर टीडीएस वाला फ्री है, आप यूज अच्छा। कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के पर्पज के लिए रहे हो तो फ्री सॉफ्टवेयर आर नॉट वायबल, क्योंकि उतनी उनकी सर्विस प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। ओके सर।
अगर प्रैक्टिस के लिए आपको यूज करना है तो आप क्लियर टीडीएस में जाके लॉगिन करके आप सीख सकते हो कि टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वो। अंडरस्टैंड? ओके सर, ओके। तो और कोई डाउट है आपको? नहीं सर। सर ये रिक्वेस्ट था, वो जो अपना पीपीटी आप बात कर रहे थे ना, ये पूरा पीपीटी अपडेट वाला, वो एक डालना था आपको स्टडी मटेरियल में, ऐप में, मैं करवा वो एक दूंगा। डलवा देना। हाँ, वो थोड़ा क्या है, हम स्टडी करते रहेंगे ना तो थोड़ा रिमाइंड भी हो जाएगा। हाँ, हाँ क्योंकि सर, हाँ। ये क्या है कि ये तो अपडेट होता ही रहेगा। अभी 1 तारीख को जो बजट आने वाला है, ठीक है? हाँ, वो तो फरवरी में होगा ना सर, फरवरी हाँ, में। 1 तारीख को तो काफी सारा कुछ चेंज भी हो सकता है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, वो आपको तो ओके। स्टडी करना नहीं पड़ेगा। कॉमनली जो क्या? कॉमनली होता है कॉमनली जो यूज है वो। हाँ, वही वो चाहिए। कॉमनली, हाँ वो कॉमनली सेम रहेगा, जैसे कि 5 हेड्स है, सेट ऑफ लॉसेस है, फिर 234 हाँ, वही वही एबीसी सर, इंटरेस्ट है, वो सब सेम वो रहेगा। सेटअप ऑफ लेकिन माइंड के लिए चाहिए सर। अपडेशन तो आपका मिल जाएगा, वो फरवरी में आएगा तो वो तो देख लेंगे। लेकिन जो सेटअप ऑफ माइंड जो चाहिए, जो बेसिकली फंडा फिक्स है, वो चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो शैल वी हाँ, एंड नाउ? यस सर, या ओके सर। या ओके ओके, सर, गुड थैंक्स नाइट। लॉट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट।